हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। आपको बता दें, इसमें हमने आरबीआई सर्कुलर्स पे ऐड किए हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस। सब कुछ आपको एक ही कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। आपने देखा होगा इस बार जो IBPS PO रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025-26 आया है, उसमें क्लियरली मेंशन है, यदि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब मेंस में बैठेंगे तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसमें आरबीआई सर्कुलर्स भी मेंशन किया हुआ है कि आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डिजिटल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर हम आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें, इन्हें आप आरबीआई की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि आरबीआई सर्कुलर अगर आप खुद से पढ़ने जाएँ तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि एक तो आरबीआई सर्कुलर्स काफ़ी लेंदी होते हैं, 3-4 पैराग्राफ्स में होते हैं, और उनकी जो लैंग्वेज है वो भी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उसमें काफ़ी यूज़ होती है, तो उन्हें आपको समझने में थोड़ा समय देना पड़ेगा। अब अगर आप केवल आरबीआई सर्कुलर्स को ही टाइम देंगे तो बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ पाएंगे, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो इसका सोल्यूशन हमने ये निकाला है कि हम लोग आपके लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, ठीक है, ईजी लैंग्वेज में, ताकि आप आसानी से समझ सकें, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ सकें। जैसे एक आरबीआई सर्कुलर हमने कवर कर दिया एक ईजी लैंग्वेज में, उसी के साथ एमसीक्यूज़ भी अटैच कर दिए। तो आपने सर्कुलर पढ़ा, उसके बाद फिर एमसीक्यू से प्रैक्टिस की, तो इस तरह से आपका अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा आरबीआई सर्कुलर का। तो पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और बैंकिंग अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। जो ये ना केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप फर्दर क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू के लिए, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, इवन RBI ग्रेड बी, तो यहाँ पर इंटरव्यू में जो आपसे बैंकिंग नॉलेज पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स को पढ़कर। बहुत बेहतरीन कोर्स बना हुआ है, सब कुछ इसमें कवर है। और अगर आप बैंक के साथ साथ SSC, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, उसको भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है, तो इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे पढ़कर, क्योंकि इंश्योरेंस का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक्स से जो पूछे जाते हैं इंश्योरेंस के। तो 3 in 1 आपको मिल रहा है, यानी कि बैंकिंग और इकोनॉमिक और इंश्योरेंस, और इवन ये आरबीआई सर्कुलर्स भी आप इसमें ऐड कर लीजिए, तो कंप्लीट कोर्स आपको केवल एक ही पीडीएफ में मिल रहा है, ठीक है। तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप से। और ऐसा नहीं है कि अब IBPS PO का आया, फिर क्लर्क का आया, फिर SBI आया, या फिर और कोई एग्ज़ाम आया तो आपको बार बार पढ़ने की नीड है, बार बार आपको PDF लेने की नीड है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक ही बार लीजिए और पूरे साल भर आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन है? हु इज़ द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? ऑप्शंस हैं कविंदर गुप्ता, अशोक गजपति राजू, आरिफ मोहम्मद खान या फिर आसिम कुमार घोष। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें।
करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इफ़को। इफ़को के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है के.जे. पटेल। तो इफ़को के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर के.जे. पटेल को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे US अवस्थी, उनका टर्म एंड हो चुका है। इफ़को के चेयरमैन है दिलीप संघानी। तो इन्होंने ये अनाउंसमेंट की है के.जे. पटेल के नेम की कि नए मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है। अच्छा, अगर हम US अवस्थी या फिर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी की बात करें तो 31 जुलाई 2025 को मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रिटायर हो चुके हैं इफ़को के। 80 की एज हो गई है इनकी और लगभग 4 से ज़्यादा डेकेड, 4 दशक से ज़्यादा के समय तक ये इफ़को में कार्यरत रहे। इफ़को में इन्होंने 1976 में ज्वाइन किया था और 1993 में मैनेजिंग डायरेक्टर बने और अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर ही रहे। इफ़को की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है। तो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग से संबंधित एजेंसी है ये। विच शिपयार्ड बिल्ड द इंडियन नेवीज गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी। भारतीय नौसेना के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी का निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो जो इंडियन नेवी है इसे एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी प्राप्त हुआ है। इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है और कोलकाता में इसको हैंड ओवर किया गया है। हिमगिरी या फिर आप कह सकते हैं यार्ड 3022 ये नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A की थर्ड शिप है और फर्स्ट शिप है जिसे GRSC द्वारा बनाया गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। नीलगिरी क्लास की पहली शिप है जिसे GRSC द्वारा बनाया गया है और ओवरऑल ये थर्ड शिप है नीलगिरी क्लास की। और इससे पहले INS हिमगिरी हुआ करता था जिसे डिकमीशन कर दिया गया था 6 मई 2025 को। तो उसी को आप कह सकते हैं एक तरह से दोबारा से बनाया गया है, मतलब उसी की एक तरह से आप रेप्लिका कह सकते हैं या फिर री इनकारनेशन उसका किया गया है। वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया इसको और वारशिप ओवरसीइंग टीम द्वारा इसको ओवरसीन किया गया है। 14 दिसंबर 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ब्रह्मोस एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स बेस में इक्विप्ड है। बराक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स बेस में दी गई है। विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च द निसार सैटेलाइट। निसार उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है GSLV F-16। निसार सैटेलाइट, निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार। कई एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म्स पूछी जा चुकी हैं तो आप याद रखिएगा नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार इसकी फुल फॉर्म है निसार की। इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से और किस रॉकेट के जरिए? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 GSLV F-16। निसार की जो मिशन लाइफ है वो 5 साल की है और पहली सैटेलाइट है जिसे डेवलप किया गया है इसरो और यूनाइटेड स्टेट्स का जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसके द्वारा। निसार सैटेलाइट क्या है? अर्थ को स्कैन करेगा और वेदर डे एंड नाइट डेटा प्रोवाइड कराएगा 12 दिन के इंटरवल्स में। और भी इसकी एप्लीकेशन है जैसे सी आइस क्लासिफिकेशन, शिप डिटेक्शन, शोर लाइन मॉनिटरिंग, स्टॉर्म कैरेक्टराइजेशन, चेंजेस इन सॉइल मॉइस्चर, मैपिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। निसार पहली सैटेलाइट है जो अर्थ को ऑब्जर्व करेगी ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार के साथ। एक तो इसमें नासा का L बैंड है और इसरो का S बैंड है। इट विल ऑब्जर्व अर्थ विद अ स्वेथ ऑफ 242 किलोमीटर and high spatial resolution using SweepSAR technology for the first time. Where is the World Breastfeeding Week observed annually? तो विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 1 to 7 अगस्त। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक ये हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे का जो थीम है वो है प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स।
विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद सेंटर्स कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन फॉर अपस्किलिंग ऑफिसर्स? किस राज्य सरकार ने अधिकारियों के कौशल विकास के लिए केंद्र के क्षमता निर्माण आयोग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है, छत्तीसगढ़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, इन्होंने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है मिशन कर्मयोगी इनिशिएटिव के तहत, जिसके जरिए जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, उन्हें स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय इनकी उपस्थिति में नवा रायपुर में। तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी लगभग 4 लाख गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को छत्तीसगढ़ में, और इसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। अब तक 50,000 ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे दी गई है। मिशन कर्मयोगी की यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो 2 सितंबर 2020 को इसे यूनियन कैबिनेट द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मकसद है जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। आई कोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म भी एक लॉन्च किया गया है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिससे कंटिन्यूस ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ऑफिसर्स को। With which pharmaceutical company did Department for Promotion of Industry and Internal Trade sign a pact to help startups? उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस तरह कंपनी के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी है, रोश प्रोडक्ट्स। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत आता है, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है रोश प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, जो थेरेपेटिक एरियाज़ में कार्य कर रहे हैं जैसे ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, हेमेटोलॉजी, रेयर डिजीज़, तो उनको गाइडेंस प्रोवाइड कराना, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड कराना, ग्लोबल एक्सपर्ट्स उनके लिए प्रोवाइड कराना। अच्छा, इसी तरह का एक और एग्रीमेंट देखिए, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने MOU साइन किया है HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ, ताकि स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा सके उनके इनोवेशन में और जो अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रोटेक्ट सेक्टर है इनमें। व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC? तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता अनुदान के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल परिव्यय क्या है, कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2000 करोड़ रुपीस। तो यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम अप्रूव कर दी है जिसका नाम है ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसका बजट है 2000 करोड़ रुपये। 4 साल के लिए लॉन्च किया, 2025-26 से 2028-29 तक के लिए, यानी कि हर साल 500 करोड़ रुपये। अच्छा, अब जो ये 2000 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट सहायता NCDC को मिलेगी, इसके जरिए NCDC 20,000 करोड़ रुपए मार्केट से उठा पाएगा अगले 4 वर्षों में। और इस फंड को NCDC किस तरह से यूटिलाइज़ किएगा? जो कोऑपरेटिव्स हैं जो नए प्रोजेक्ट्स कर रही हैं या फिर अपने प्लांट्स को एक्सपेंड कर रही हैं, उनको लोन की रिक्वायरमेंट है तो उन्हें प्रोवाइड कराएगा ये पैसा NCDC। एग्जीक्यूटिव एजेंसी है NCDC इस स्कीम के लिए, यानी कि जो पैसा वगैरह डिस्पर्समेंट है और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए। NCDC विल प्रोवाइड लोन्स टू कोऑपरेटिव्स ईदर थ्रू स्टेट गवर्नमेंट और डायरेक्टली एज पर NCDC गाइडलाइन। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू पैसा प्रोवाइड कराएगी लोन, या फिर खुद से प्रोवाइड कराएगी। विच कंट्री हैज़ अनवेल्ड द गजब, द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बम? किस देश ने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विमान बम गजब का प्रदर्शन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, टर्की। तो देखिए, आप जानते हैं हाल ही में हमने देखा था कि तेफोन हाइपरसोनिक मिसाइल टर्की ने अनवेल किया था। अब इसने एक गजब बॉम्ब अनवेल किया है जो कि मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट बॉम्ब है जो इसने अब तक बनाया है। 970 kg का है ये, और इसके नाम का मतलब है रैथ, टर्किश में रैथ। अच्छा, इसके साथ इन्होंने NEB-2 घोस्ट हायालेट, ये एक 970 kg का बंकर बस्टिंग बम है, इसको भी अनवेल किया है। तो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक इससे की जा सकती है, यानी कि ज़मीन के अंदर तक कोई सुरंग है उसमें।
व्हाट परसेंटेज ऑफ टैरिफ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूएस ऑन इंडिया? अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 15%। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ डिक्लेयर किया है भारत पर, 1 अगस्त 2025 से इफेक्टिव हो चुका है। आपको बता दें जो यूनाइटेड स्टेट्स है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। दोनों ही देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है ये 131.84 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है 2024-25 में, और टारगेट इन दोनों देशों ने रखा है 2030 तक इस ट्रेड को 500 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने के लिए। इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है जो यूएस में गया है वो 87 बिलियन यूएस डॉलर का है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, जेम्स ये सभी आते हैं। और यूएस गुड्स का जो ट्रेड डेफिसिट है 45.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा 2024 में। भारत लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नॉन पेटेंटेड ड्रग्स का यूएस में, साथ ही भारत लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर भी है यूएस में, ठीक है, अगर हम 2025 के सेकंड क्वार्टर की बात करें तो। विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू लॉन्च एन एआई एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट? कौन सा भारतीय राज्य एआई और बिग डेटा एनालिटिक्स आधारित सड़क सुरक्षा पायलट परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पहला भारतीय राज्य बन गया जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिग डेटा एनालिटिक्स बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इसे अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। तो 10 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए 2025-26 बजट में। तो इसको जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आईटीआई लिमिटेड द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा ग्लोबल टेक्नोलॉजी फर्म एमलॉजिका के साथ मिलकर। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? एक्सीडेंट रिपोर्ट्स को एनालाइज करेगा, वेदर कंडीशन, व्हीकल डिटेल्स, ड्राइवर रिकॉर्ड्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी को एनालाइज किएगा ताकि पता चल जाए कि एक्सीडेंट्स के कारण क्या है और क्या क्या ब्लैक स्पॉट्स हैं हाईवेज पर, उनको डिटेक्ट करेगा। इट विल फोकस ऑन डेटा कलेक्शन एंड द क्रिएशन ऑफ प्रिडिक्टिव एआई मॉडल टू ट्रेस एक्सीडेंट पैटर्न एंड हाई रिस्क जोन। तो एक्सीडेंट का क्या पैटर्न रहा है, बार बार किस जगह पर हो रहे हैं और किस तरह से हो रहे हैं, उनको स्टडी करेगा एआई के जरिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देख लेते हैं। वेयर इज वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई महाराष्ट्र। विच सिटी विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स, ग्लासगो स्कॉटलैंड। इंडियाज वेदा कृष्णमूर्ति अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट, क्रिकेट। The Adi Thiruvathirai festival marks the birth anniversary of which Chola king? Answer is Rajendra Chola I. Shubman Gill is the second Indian captain to notch up 700 plus runs in a test series. Who was the first one to achieve this feat? Answer is Sunil Gavaskar. तो आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए अब आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने। हट्टीज आर अ शेड्यूल्ड ट्राइब रिकॉग्नाइज्ड इन विच स्टेट? Where was the 57th International Chemistry Olympiad 2025 held? Who has announced a Veer Parivar Sahayata Yojana to provide free legal aid to the families of soldiers? The Towards Resilient and Prosperous Cities in India report was published by Union Ministry of Housing and Urban Affairs in collaboration with which organization? India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) will raise the total volume of trade to around $billion per annum from the present levels of around 2 to 25 बिलियन यूएस डॉलर। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।